Good morning, student. Today we are in standard 8 with history, chapter 3, रूलिंग द कंट्री साइड। प्रीवियस में हम लोगों ने देखा कैसे ब्रिटिश ने डिफरेंट वॉर से, पलासी वॉर, बक्सर वॉर, कर्नाटिक वॉर, मैसूर वॉर के बाद है ना अपने आप को वो सेटल किया इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के डिफरेंट पार्ट में सेटल हो गया तो कैसे वो अपने सिस्टम में रूलिंग करना शुरू किया। तो रूलिंग का सबसे पहला होता है कि गवर्नमेंट का इनकम। जैसे आप लोग देखते होंगे राजा महाराजा होता था पहले, राजा महाराजा जो होते थे तो क्या करते थे, उनका इनकम क्या होता था। आज गवर्नमेंट का इनकम क्या है, टैक्स कर जो डिफरेंट जीएसटी के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों से लेते हैं, हम ही से लेती है गवर्नमेंट, और फिर वो हम ही पे खर्च करती है, ठीक ना। समझे, अगर देश के प्रधानमंत्री हैं उसका खर्च होता है तो देश ही का प्रधानमंत्री है ना, वो कहीं आता है जाता है, या इस देश के नागरिक, जैसे सड़क बनती है, पुल बनता है या स्कूल बनता है, तो उसी पैसे से गवर्नमेंट नागरिकों से पैसा लेकर के नागरिकों के लिए खर्च करती है। तो उस समय में, पुराने समय में भी राजा महाराजा लोगों पे टैक्स बांधते थे, अनाज के रूप में, कुछ पैसे के रूप में, जैसा जिसका इनकम था उसका, और उसके बदले में राजा अपने नागरिकों की सुख सुविधा का ख्याल रखने का प्रतिबद्ध होता था, ख्याल रखने के लिए तैयार तत्पर होता था। अब यहाँ पे बात आती है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका टैक्स लेने का क्या तरीका था। देखिए आपके टॉपिक में मेन जो बस मैं टॉपिक बता रहा हूँ आज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है जो द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। लैंड रेवेन्यू मेन जो रेवेन्यू राजस्व होता था, इनकम का सोर्स जमीन होता था, खेती बाड़ी, क्योंकि किसान अभी खेती करते थे, किसानों से ही लिया जाता था। उसमें 3 प्रकार का टैक्स था उसमें। एक था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा क्या था, कहता है यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। पहला परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रैयतवाड़ी सिस्टम, तीसरा महलवाड़ी सिस्टम। इसमें अब देखिए ये तो उसका रेवेन्यू लेने का तरीका था। अब इम्पैक्ट ऑफ द रेवेन्यू पॉलिसी, इस रेवेन्यू पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ा, उसका सही या गलत जो भी प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। फार्मिंग ऑफ कैश क्रॉप्स, उसके बाद क्या हो गया, लोग ने कैश क्रॉप्स पे, ब्रिटिश जो है यहाँ पे नकदी फसल उगाने के लिए, नकदी फसल मतलब होता है कैश क्रॉप्स, मतलब जिसको मतलब क्रॉप्स विच इज ग्रोन, है ना, विच आर क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू सेल ओनली, जो सिर्फ बेचने के लिए उगाया जाता है, उसको हम स्टोर नहीं करते, उसको खाते नहीं हैं। जैसे हम लोग शुगर केन उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं, तो इसको सिर्फ हम बेचने के लिए करते हैं, तो उसको कैश क्रॉप्स बोलते हैं, है ना। जैसे फार्मिंग ऑफ कैश क्रॉप्स क्या, इंडिगो एंड इंडिगो कल्टीवेशन, द ब्लू रिवोल्यूशन ऑफ इंडिगो रिवोल्ट एंड द रिवोल्ट्स। उसके मतलब आप जब देखा लोगों ने, जब भाई गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ टैक्स लेती है और हमारे लिए कुछ कर नहीं पाती है, तो लोगों ने कहीं कहीं पे भारत के कुछ हिस्सों में धीरे धीरे इसे रिवोल्ट करना शुरू किया। इसी के बारे में हम लोग इस लेसन में आज से शुरू करेंगे पढ़ना। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटिश सेट फुट ऑन द इंडियन शोर। जैसा जानते हैं कालीकट में आया और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे मतलब चेन्नई से बंगाल से फिर लखनऊ, दिल्ली होते हुए मराठा, फिर आपको पंजाब, सिंध, इन सबको एक्वायर करते हुए वो जो है अपनी जितने भी यहाँ के लोकल रूलर थे उसको या तो हरा करके वहाँ पे रूल कर लिया, अपने डायरेक्ट उसको उस क्षेत्र को अपने रूल के अंतर्गत लिया है, या नहीं तो सब्सिडी एरियन से दोस्ताना संबंध यहाँ के लोकल रूलर के साथ कर लिया। अब आगे बात आती है यहाँ पे जो रेवेन्यू सिस्टम में पहला आता है आपका परमानेंट, है ना। देखिए है ना, जैसा कहता मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड ग्रांटेड द दीवानी राइट ऑफ द बंगाल। शाह आलम क्या ना दीवानी राइट दिया। बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर होता है ना, बैटल ऑफ बक्सर याद है ना, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो बैटल ऑफ बक्सर की बात है, तो बैटल ऑफ बक्सर दैट मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड ग्रांटेड द दीवानी राइट। अब ये बोलो दीवानी राइट क्या था, टैक्स वसूलने का, रेवेन्यू वसूलने का राइट कंपनी को दे दिया। जो कंपनी ने डुअल गवर्नमेंट नहीं पाए थे, तो बंगाल में डुअल गवर्नमेंट थी। एक गवर्नमेंट थी जो रूल करती थी, लॉ एंड ऑर्डर देती थी, एक गवर्नमेंट थी जो टैक्स वसूलती थी। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाला कुछ नहीं कर पाएगा। और
अब देखिए रूल रेगुलेशन कोई करेगा, उसके खर्च चाहिए ना, तो उसमें उस रेवेन्यू से उसे खर्च लेने का राइट नहीं था। यही डुअल गवर्नमेंट था। तो लोग जो थे, जो टैक्स लेता था उसको कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि बोलता था हम तो सिर्फ टैक्स लेने का राइट है, आप ही का गवर्नमेंट दिया है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर करता था उसके पास पैसे नहीं थे। इस तरह लोग जो है ना डुअल गवर्नमेंट में पिसे हुए थे। तो शाह आलम सेकेंड, याद रखिएगा, हु ग्रांट द दीवानी सिस्टम, हु ग्रांट, अमृत राज बोलो ना, देखो कौन दिया, शाह आलम सेकेंड। केवल सुनते हो, ध्यान रखो ना, यहाँ पढ़ाई में ध्यान रखो, है ना। शाह आलम सेकेंड ग्रांटेड द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, 3 राज्यों का दीवानी राइट शाह आलम के द्वारा दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव, अंडर द रॉबर्ट क्लाइव, मतलब रॉबर्ट क्लाइव उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। अब आगे आता है दीवानी एम्पायर दैट द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब दीवानी का मतलब बता रहा है कि जो भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो क्षेत्र उसके कंट्रोल में है, वहाँ पे टैक्स कंपनी वसूलेगा। कंपनी जो है, अब यहाँ पे देखिए कंपनी जो टैक्स कैसे वसूलता था, 3 तरीका, जैसे पहले मैं बताया था लेसन शुरू करने से पहले, जो परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, ठीक है ना। तो रैयतवारी सिस्टम क्या है और महलवारी सिस्टम क्या है। तो सिस्टम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, बोलो, सम्राट जी, नाम है सम्राट बारह बहादुर, आपका रूप है विराट, ऐसे वो ऐसा बोलिएगा ना। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, अरे कॉर्नवालिस। देखो सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, कब, 1793 में, याद रखोगे 1793 में। दिस वाज इम्प्लीमेंटेड ओवर द टेरिटरी ऑफ बंगाल। ये कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, रैयतवारी सिस्टम, सॉरी परमानेंट सेटलमेंट कहाँ का हुआ, तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, विच आर अंडर द दीवानी सिस्टम, जो दीवानी सिस्टम के अंतर्गत था। अब इसमें क्या था भाई, क्या तरीका था इसमें टैक्स वसूलने का। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम राजा एंड इकतादार, तालुकदार, सॉरी, राजा एंड तालुकदार रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, ओनर ऑफ लैंड। राजा नहीं पता, जमींदार। कंपनी क्या किया, मतलब रिकॉग्नाइज कर दिया। अब जैसे ये क्षेत्र है, तो वाली इस क्षेत्र में किसी को मतलब एजेंट समझो एक तरह से, वो कंपनी का आदमी हो गया। जैसे पहले राजा महाराजा के लवली टैक्स वसूलने का क्षेत्र बांट दिया जाता था, राजा का आदमी टैक्स वसूल कर देता था, राजा खजाने में पहुंचा देता था। उसी प्रकार जो है, जो जमींदार जो हो गया सो कंपनी का आदमी हो गया, जिसका काम था टैक्स वसूलना उस क्षेत्र से, और वो टैक्स वसूल करके कंपनी को प्रोवाइड करवाना। देखिए यहाँ पे कहता है जमींदार ओनर एंड दे एक्टेड एज द एजेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। सम फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी, है ना, कुछ कैसे हम पहचाने, क्या था इसमें, तो देखिए द जमींदार वाज रिक्वायर्ड टू पे ए फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू कंपनी एवरी ईयर। परमानेंट सेटलमेंट था, जमींदार को मतलब दे दिया, या मतलब 1000 एकड़ जगह का दे दिया, या मतलब 10 गाँव, 15 गाँव, 20 गाँव दे दिया उसको जमींदारी का। अब उस गाँव में के अंतर्गत जो भी जमीन है उस पे उसको फिक्स कर दिया कि आप इस जमीन का हमको साल में इतना पैसा दीजिए, कैश, अनाज नहीं, इतना पैसा हमको आप टैक्स दे दीजिए। अब जमींदार उससे कम हो या उससे अधिक हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे कंपनी उससे उतना पैसा लेगा ही साल में, चाहे फसल हो नहीं हो, बर्बाद हो, उसे नहीं। यही था कंपनी का। पहले राजा से क्या होता है, अगर फसल बर्बाद होता है तो गवर्नमेंट तो हेल्प करती है, किसानों का लोन माफ कर देती है, उसको पैसा देती है। लेकिन पहले नहीं था, कंपनी ऐसा नहीं करता था। आपका फसल बर्बाद हो गया हो या नहीं हो, आपका फसल उपजा हो, हमको उतना जमींदार। अब जमींदार इसके लिए क्या कहता था, जबरदस्ती टैक्स वसूलता था, क्योंकि वो तो पैसा दे दिया। अब वो अपने मार्केट से 1000 रुपया दिया तो 2000 रुपया वसूल ले, उससे कंपनी को मतलब नहीं था। तो ये जैसा जमींदार था उस तरह को जमींदार कुछ अच्छे भी होते थे, कुछ थोड़ा कड़क भी होते थे, कुछ बहुत ही बुरे होते थे, जो एकदम जबरदस्ती लोगों से वसूल लेता था। इससे लोगों का कंडीशन बहुत ही भयावह होता था। देखिए तो क्या है, जमींदार वाज रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कंपनी एवरी ईयर। द अमाउंट फिक्स वाज परमानेंट इन नेचर एंड वाज नॉट सब्जेक्ट टू एग्रीकल्चर आउटपुट which was depend on the rain and was affected by the floods and famine। ये परमानेंट था,
अगर आपका फसल अच्छा हुआ तब भी, या फसल सूख गए, या फसल फ्लड में बर्बाद हो गया, उससे कंपनी को नहीं मतलब है, जमींदार को उतना पैसा देना है। जमींदार को कलेक्ट रेवेन्यू एज पर हिज ओन एस्टिमेट एंड कुड रिटेन द सरप्लस कलेक्शन फ्रॉम पीजेंट ऑन दिस हिज ओन प्रॉफिट। अब जमींदार क्या करता था, मान लीजिए बोले ना उसको 1000 रुपया का टारगेट किया, उसको 1000 रुपया फिक्स किया, तो 1000 रुपया असूले। 700 रुपया होगा तब भी उसको 1000 रुपया देना पड़ेगा, और 2000 रुपया होगा तब भी उसको 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो अब तो जमींदार के हाथ में ये, तो जमींदार उसको अपने मन माफी का सुनता था, है ना, इसमें कराई भी करता था। तो जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय, है ना, ये जो जमींदारी सिस्टम था किसके द्वारा इंट्रोड्यूस, पहले बता दीजिए, परमानेंट सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, कॉर्नवालिस 1790 में। तो जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। The thought behind the system was the need for the profit would make the zamindar take interest in the development of the land and increase agriculture production। अब देखिए कंपनी के इसके पीछे दिमाग था, तो जमींदार को प्रॉफिट होगा निश्चित हो, ये कंपनी भी जानता था, तो जो असूलेगा वो थोड़े तो उससे अधिक भी असूल सकता है, तो इसलिए वो दिया था कि जमींदार मतलब अधिक से अधिक असल अच्छी फसल ग्रो करने का जिम्मेदारी लेगा। देखा था हम जमींदार, इतना एकड़ जमीन था हमारे पास, इतना एकड़ जमीन था तो उसमें खेती होगा तब ना उसको बेच करके या उसको मतलब टैक्स के रूप में देंगे। तो कंपनी ये किया था, जमींदार को जिम्मेदारी दे दिया था कि भाई आप खेती कराइए और उससे हमको इतना टैक्स दीजिए। जमींदार आप छोटे मोटे किसानों को खेती दे देकर खेती करवाता था और उससे टैक्स वसूलता था। अब मेन क्या हुआ, जब फसल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तभी आपको देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होता था भाई जमीन कर लिया गया, या नहीं तो जो जमींदार नहीं दे पाया मान लीजिए टैक्स, तो जमीन में बेचना पड़ता था, उसकी जमींदारी चली जाती थी, ऐसा भी होता था। ठीक है, जमींदार सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। द थॉट बिहाइंड द सिस्टम वाज द नीड फॉर द प्रॉफिट वुड मेक, जमींदार को जिस पे प्रॉफिट, उसको अब जैसा कोई आपको खेत मिला हम दिए तो आप उसमें अधिक मेहनत करोगे, और हमारा जो आपको हिस्सा है वो दे दीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा हुआ तब भी आपका, नहीं हुआ तब भी आपका। ठीक है, द कंपनी रिटेन द राइट ऑफ द कॉन्फिस्केट द लैंड इन का केस ऑफ द जमींदार फेल टू पे द फिक्स्ड रेवेन्यू। देखते हैं यहाँ पे कंपनी रिटेन द राइट टू कॉन्फिस्केट, कंपनी जो है अपने पास ये राइट रखे हुआ था। क्या राइट रखे हुआ था, अगर जमींदार उसको रेवेन्यू देने से फेल किया तो उसकी जमींदारी कंपनी छीन लेगी, ये जमींदारी उसकी दूसरे को देगा। जैसे क्या होता है आपकी खेती में आपको जितना अनाज नहीं देगा तो क्या करेंगे, अब उसे ले लेंगे ना, ये पापा रखे हुआ था। राइट, confiscate the land is case of the zamindar failed to pay the fixed revenue. This clause helped them acquire land as there were many defaulters due to the natural calamities affecting the agriculture output. अब इससे क्या होता था, वो जमीन जो है जमींदार के अंदर जो जमीन था वो कंपनी का हो जाता था। क्यों, क्योंकि टैक्स नहीं दिया, कंपनी को भाई टैक्स नहीं दिया, तुम्हारा जमीन नहीं है, तुम जमींदारी नहीं। अब जो जमींदार था जिसके पास 100 दिया था, 700 एकड़ 800 एकड़ 1000 एकड़ 2000 एकड़ का जमींदार है ना, अब वो इस डायरेक्ट 0 पे चला है या 100 पे चला या 200 पे चला है। इस तरह क्या होता था, धीरे धीरे लोग जो है उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जाती थी। एडवांटेज ऑफ द कंपनी को क्या एडवांस था, इट क्रिएट ए लॉयल क्लास ऑफ जमींदार फॉर द कंपनी। अब जमींदार हमेशा कंपनी पर लॉयल रहता था, वो ऐसा मतलब उससे बिहेव करता था, ऐसा उसके साथ पेश आने का प्रयास करता जिससे कंपनी का कृपा उसमें बना रहे, उसकी जमींदारी न छीने, इसलिए कंपनी के हाँ में हाँ मिलाता रहता था। कंपनी वाज एश्योर्ड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन। बोले ना, चाहे किसी भी कंडीशन में फसल नहीं भी हुआ, ऐसी बात नहीं जो हर साल आपका पहले तो पूरी तरह से नेचुरली होता था, कोई उतना इरिगेशन सिस्टम कुछ इस तरह का था नहीं थे, तो जो भी चीज़ था वो तो नेचुरली होता था। अगर नेचर साथ नहीं दिया तो फसल नहीं हुआ, तो जमींदारी पे इसका प्रभाव बुरा पड़ता। ठीक है, ओके, फिर हम कल देखेंगे इसका इफेक्ट क्या किसान पर पड़ता था और दूसरे सिस्टम के बारे में। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
Standard 8. How are you? Are you fine? No. Why? I hope all of you are fine, healthy, and you will continue in your study. Today, history, chapter 3, ruling of countryside. In previous class, we discussed about the permanent settlement. परमानेंट सेटलमेंट में मीन्स क्या था, जो एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया गया था, है ना। और ये परमानेंट सेटलमेंट 3 राज्यों में था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, है ना। और ये कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में ये शुरू किया गया था। इसमें जो एक फिक्स अमाउंट कंपनी को देना पड़ता था जमींदार को। जमींदार मतलब एज ए एजेंट काम करता था कंपनी का, जिसका काम था, है ना, जो वो जिस क्षेत्र का उसे दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस क्षेत्र से टैक्स वसूल करके कंपनी को प्रोवाइड करे। इसमें इसके कुछ एडवांटेज थे कंपनी के लिए। एडवांटेज फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए क्या एडवांटेज था? क्रिएटेड अ लॉयल क्लास ऑफ जमींदार। अब जो जमींदार होते थे कंपनी पर लॉयल होता था, विनम्र होता था, पोलाइट होता था, क्योंकि कंपनी जो है उसे टैक्स वसूलने का राइट दिया हुआ था। लेकिन किसानों के लिए ये बहुत ही मतलब एडवर्स था, बहुत ही वर्स कंडीशन क्रिएट करता था, क्योंकि जितना अमाउंट कंपनी के द्वारा फिक्स किया गया था वह अमाउंट जमींदार हैड टू पे, उसे पे करना ही है। अगर वो पे नहीं करेगा तो उसे अपनी जिम्मेदारी लॉस करनी पड़ेगी। अब ये तो, और दूसरी बात, जमींदार भी जो थे तो क्या करते थे, अधिक प्रॉफिट के कारण, लेने के कारण, मतलब अपने मन से, है ना, वो जैसे तैसे वसूलते थे। उसको कंपनी का जितना देना था वो दे करके उसका एक्स्ट्रा उसका होता था, ठीक है ना। इस तरह इसमें कुछ यूनिट से कहता है, यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, जो सिस्टम ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ द कल्टिवेटर्स हु कल्टिवेटेड द लैंड, दे वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ जमींदार। जो खेत कर रहा है, जो खेत को जोत रहा है, जो उपजा कर रहा है, जो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, उस पर किसी प्रकार का मर्सी, कोई भी किसी प्रकार का रियायत, कोई भी कंसीडरेशन नहीं था। दूसरा, जमींदार यूज ऑल द सॉर्ट्स ऑफ ऑपरेसिव मेथड टू कलेक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल। पहले बोलते थे जितनी हर तरीके अपनाता था कि अधिक से अधिक को रेवेन्यू वसूले। The जमींदार in several cases left the cultivators at the mercy of middlemen who exploit them and extorted the revenue according to their whim। और दूसरा और भी देखिए, एक तो मतलब जमींदार खुद मिडिलमैन था इसका कंपनी का। अब जमींदार है जो जितना बड़ा था वो अब मिडिलमैन रख रहा है। अब जमींदार भी नहीं जाएगा, वो एक मिडिलमैन जाएगा, मतलब कल्टीवेटर, जमींदार, उसके पीछे एक मिडिलमैन रहेगा। कल्टीवेटर से वसूलेगा मिडिलमैन। अब वो मिडिलमैन, अब देखिए पहले तो कंपनी से मुनाफा कमाने की, कंपनी को देने के बाद जमींदार जो बचेगा जमींदार लेगा, इसलिए जमींदार वसूलता था। अब जमींदार को देने के बाद, पहले कंपनी दिया जमींदार को 100 रुपया दो, तो जमींदार दिया मिडिलमैन को 150 रुपया दो। अब मिडिलमैन उसे 200 रुपया वसूला। 100 रुपये टैक्स के बदले में, कंपनी के देने के बदले में कल्टीवेटर को 200 रुपये दे रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर वो अनाज दे रहा है, जो भी दे रहा है, और जमींदार को 150 दे दिया मिडिलमैन, जमींदार कंपनी को 100 दे दिया, तो नुकसान ओवरऑल कल्टीवेटर का होगा। अब देखिए दूसरा सिस्टम जो आया है ना, उसके बाद और भी था, है ना। द विथ टाइम कंपनी रिलाइड दैट फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड डिड नॉट वर्क इन देयर फेवर। कंपनी ऑफिशियल वेयर कन्विंस्ड दैट द रेवेन्यू सिस्टम रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन टू मीट द इंक्रीजिंग। अब कंपनी देखा कि भाई ये उसके लिए, वो देखा कि भाई कल्टीवेटर से जमींदार या मिडिलमैन वसूलता थी कि हमको कम दे रहा है, तो देखा तो मेरा तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो अब वो दूसरा सिस्टम अप्लाई किया, रैयत वाली सिस्टम। याद रखिएगा ये जो सिस्टम था कहाँ कहाँ था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में। अब रैयत वाली सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है, जो देयर वेज नो यूनिफॉर्म लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन द होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में एक प्रकार की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी नहीं थी। जैसे अभी बताया कहीं पे जैसे परमानेंट सेटलमेंट था, तो अब देखिए यहाँ पे बता रहा है
रैयतवाड़ी सिस्टम हुआ इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। बॉम्बे एंड मद्रास, कहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अरे आप लोग नहीं सुनते, ध्यान से सुनो ना, मैं क्या मतलब थोड़ा बेटा प्लीज ध्यान दो ना, क्लास में बैठे हो थोड़ा ध्यान दो, इधर उधर पे नहीं ध्यान देना, ठीक है? हाँ समझ गए ना? चलिए अब देखिए, इट वॉज स्टार्टेड द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पे लागू किया गया? बॉम्बे और मद्रास, ये प्रेसिडेंसी था, 3 प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो इसमें बॉम्बे और मद्रास में जो है रैयतवाड़ी, इसमें क्या था? इसको कौन इंट्रोड्यूस किया? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड द लैटर बाद में डेवलप्ड बाय सर थॉमस मुनरो, है ना, मुनरो। द सिस्टम डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम वर्ड रैयत। रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर और पीजेंट। रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर और पीजेंट। अंडर द सिस्टम, अब इसमें क्या कैसे टैक्स वसूला जाता था? इस सिस्टम में, अंडर दिस सिस्टम, कल्टीवेटर में रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंड ओनर। कल्टीवेट है ना, कल्टीवेटर को लैंड ओनर कर दिया, है ना। रैयत, रैयत का मतलब पीजेंट, कल्टीवेटर जो खेत करेगा वही खेत का मालिक होगा और उसी से हम टैक्स वसूलेंगे। डायरेक्टर कंपनी अब डायरेक्ट उससे वसूलेगा, है ना। देखिए कहता है लैंड रेवेन्यू वाज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम देम बाय ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द कंपनी। इसमें ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय कंपनी का आदमी होता था, वो डायरेक्ट हर किसान के पास जाता था और उससे वो टैक्स वसूलता था। टैक्स अब चाहे कैश में हो चाहे प्रॉफिट, अलग बात है, लेकिन अब इसमें क्या था तो बताया जाता है द लैंड रेवेन्यू वाज रेज्ड आफ्टर 30 इयर्स। हर 30 वर्ष में लैंड रेवेन्यू रेज किया जाता था, बढ़ाया जाता था। 30 वर्ष तक एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। इसका मेरिट्स क्या था, इसकी कुछ क्या थे अच्छी चीज? तो पीजेंट बिकेम द ओनर ऑफ लैंड एंड वर फ्री फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द जमींदार। इसमें मिडिल मैन का नहीं, इसमें कल्टीवेटर खेत करने वाला और कंपनी, बीच में कोई जमींदार कोई मिडिल मैन नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है? कंपनी गेन फाइनेंशियली एज इट कुड बी इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू। कंपनी को क्या है, उसको डायरेक्ट आ पा रहा है, क्योंकि पहले तो जमींदार वसूलता था, मिडिल मैन वसूलता 200, जमींदार को देता था 150 और जमींदार कंपनी को देता था 100। तो कंपनी के नाम पे वसूला जाता था 200 और कंपनी को प्राप्त होता था 100। अब तो कंपनी का डायरेक्ट एम्प्लॉय है ना, कंपनी उसे डायरेक्ट हिसाब पूछती है और उसमें था 30 वर्ष के लिए फिक्स था जो भाई कल्टीवेटर को इतना देना है। अब डिमेरिट्स भी था इसका। क्या डिमेरिट्स था? जो द लैंड रेवेन्यू वाज एक्स फॉर डिविडेंड इट वाज हाई एट 50% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द लैंड। लेकिन ये जो था रेवेन्यू सिस्टम ही बहुत हाई करके रखा गया था, मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 50% वो रेवेन्यू देना पड़ेगा कंपनी को। अब समझिए, और भी 30 वर्ष के बाद तो बढ़ेगा, और मान लीजिए कहीं 60 हो गया तो ये बता रहे हैं यहाँ पे इट क्रॉप्स इफ क्रॉप्स फेल दे हैव टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स। अब ऐसी बात तो नहीं फसल हर बार होगा, अगर क्रॉप फेल हो गया उसे मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता था। और मनी लेंडर, अब देखिए मनी लेंडर पैसा दिया, पैसा लेकर तो कंपनी को तो दे तो दिया, अगर इस होप में जो अगली बार वो फिर फसल होगा, लेकिन मनी लेंडर का तो मनी तो लैंड कर रहा है ना, इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है। अगली बार अगर फसल होगा तो कंपनी को तो 50% पहले देना होगा, फिर मनी लेंडर को लोन चुकता करना होगा, तो कितना फसल हो जाएगा जी, फिर उसको अपने भी रखना है। तो उसका कंडीशन क्या है? बैड वर्स्ट होता जा रहा था। कल्टीवेटर्स और मर्सी और मनी लेंडर इन मेनी एरिया रैयत फ्लेड अवे कंट्रीसाइड ड्यू टू द देयर इनएबिलिटी ऑफ द पे बैक लोन। कई क्षेत्र में अभी भी देखते होंगे किसान बैंक से लोन लेता है तो आत्महत्या कर लेता है, नहीं मतलब उसका फसल हुआ तो, है ना। कई तो किसान क्या देखते हो ना, तो कई महापुरुष तो भाग ही जाते, देश छोड़ के भाग जाता है। किसान तो देश छोड़ के तो नहीं भाग पाएगा, उसका उतना कैपेसिटी कहाँ से है ना, उतना बड़ा महापुरुष तो नहीं है ना, विजय माला की तरह नहीं, तो देश में कहीं इधर से उधर चला जाता है। महलवाड़ी सिस्टम, है ना। अब देखिए महलवाड़ी सिस्टम क्या होता है? महल मतलब गांव होता है। इस सिस्टम में क्या था, कंपनी जो गांव के आधार पे, है ना। अब देखा तो हर गांव का हर तरह का जमीन, मतलब जमीन है, हर तरह का उपज है, तो वो महल के अनुसार
रेवेन्यू फिक्स किया। कहते हैं दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, है ना। अब देखो इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया होल्ट मैकेंजी इन 1822। होल्ट मैकेंजी के द्वारा ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 1822 में। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अब लिख रहा है मेरा, तुम बोलो, तुम ही बोलो, चलो कौन इंट्रोड्यूस किया? अगर बोलो ना, होल्ट मैकेंजी। कौन इंट्रोड्यूस किया? होल्ट मैकेंजी। कब? 1822 में। नॉर्थ वेस्ट है ना प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट यानी कि पंजाब, हरियाणा, ये सब साइड में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सब साइड में, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर प्रदेश सब साइड से, पार्ट्स ऑफ द पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश सब। दिस सिस्टम डिवाइड है ना, इस सिस्टम में क्या था? डिराइव इट्स नेम फ्रॉम महल व्हिच मींस विलेज। महल है ना, महल के अनुसार मतलब विलेज के अनुसार रेवेन्यू फिक्स किया गया था। अंडर दिस सिस्टम द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड पेइंग टू इट्स कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेड में रेदर देन द जमींदार। इसमें गांव का जो मुखिया होता था, प्रधान होता था, उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट होता था। वो तो कोई भी हो सकता है। लैंड रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स एंड इट हैड टू बी रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें कोई फिक्स नहीं था, जैसे रैयत पानी था ना 30 इयर्स के लिए फिक्स था, है ना। इसमें कोई फिक्स नहीं था, टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता था। कलेक्टर्स यूज्ड टू मेजर्स द फील्ड एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट इन द विलेज वाज एडेड टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। अब कलेक्टर जो होता था जमीन के मतलब प्लॉटिंग करता था, मेजर करता था और उसको फिक्स करता था भाई उस गांव के अंदर का जितना भी जमीन है उसको मेजर किया और फिक्स कर दिया भाई इस गांव से हमें इतना रेवेन्यू चाहिए। उसमें हर जमीन का अलग अलग रेवेन्यू था। अब जिसका जो जमीन था, है ना, उसको दे भाई आपका खेत ये है, इसमें से आपको इतना रेवेन्यू देना पड़ेगा, आपको इतना देना पड़ेगा, आपको इतना। और सारा रेवेन्यू का काम था वो हेडमैन को दे दिया गया लिस्ट, उसके अनुसार से हेडमैन अपना सबसे वसूल करके कंपनी को देता था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ। पहले, हु ग्रांटेड द दिवानी राइट ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा टू कंपनी? कौन किया? जो कल ही बोले थे ना जी, भूल गया। शाह आलम सेकेंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नेम द ब्रिटिश अथॉरिटी हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, लिस्ट द नेम्स ऑफ द एरिया वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस। कौन परमानेंट सेटलमेंट किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। और कहाँ किया गया था? तो बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अंडर परमानेंट सेटलमेंट हु एक्टेड एज द एजेंट ऑफ द कंपनी टू कलेक्ट द रेवेन्यू? जमींदार। व्हाट हैपेंड इफ द जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू अंडर द परमानेंट सेटलमेंट? अगर जमींदार फेल कर गया तो उसकी जमींदारी लॉस हो जाती है। जमींदार लॉस देयर जमींदार अगर वो फेल कर गया रेवेन्यू देने। हाउ आर द पीजेंट अफेक्टेड बाय द परमानेंट सेटलमेंट? परमानेंट सेटलमेंट पीजेंट कैसे अफेक्ट करता था? तो बहुत ही मर्सीली एडवर्सली अफेक्टेड होता था। वो कोई भी उसको उसमें मर्सी करने वाला कोई नहीं होता था, जो भी होता था उसे लेने वाला होता था। ठीक है। अब देखिए दूसरे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। नेम द एरिया रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस। रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ? अभी बताया। बोलो अनुराग, तुम बोलो ना जी। बस हो गया, मुंह बना लिया। चलो अनमोल साजिद आप बोल सकते हैं, बोलिए तो बेटा। रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? नहीं मालूम है। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। समझ गए? कहाँ हुआ? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है। तो नेम द एरिया रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द लैंड ओनर इन द रैयतवाड़ी सिस्टम? रैयतवाड़ी सिस्टम में किसको लैंड ओनर रिकॉग्नाइज किया है? पीजेंट को। रैयत मतलब ही पीजेंट होता है, कल्टीवेटर जो खेत को करेगा। ठीक है। हाउ आर पीजेंट अफेक्टेड बाय द रैयतवाड़ी सिस्टम? रैयतवाड़ी सिस्टम में पीजेंट जो अफेक्टेड उसका डिमेरिट्स में देखेंगे। ठीक है। लैंड रेवेन्यू वाज exorbitant, it was high as of 50% of production rate, मतलब अधिक मतलब उसका प्रोडक्शन को देना पड़ता था। ये बहुत बड़ी बात थी। यही जो है उसका सबसे बड़ा जो डिमेरिट्स था। व्हाट डज महल मीन्स? महल का मीन्स क्या होता है? विलेज। हु वाज गिवन द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट अंडर द महलवाड़ी सिस्टम? तो विलेज। अब है इम्पैक्ट्स ऑफ द रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट्स पड़ा, है ना। जो भारतीय लोग जो थे, भारतीय किसान थे, है ना, रेवेन्यू सिस्टम का क्या इफेक्ट्स पड़ा, इसके बारे में हम लोग आते हैं।
हार्मिंग ऑफ द कैश क्रॉप, है ना, इम्पैक्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड बिकेम सेलेबल कमोडिटी एज द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द रेवेन्यू ऑफिशियल फोर्स टू द पीजेड टू सेल देयर लैंड। सबसे बड़ी बात क्या होता है इसमें, जो किसान को किसी भी हालत में रेवेन्यू देना है, ये नहीं कि चलो भाई इस बार फसल बर्बाद हो गया। जैसे अभी क्या होता है, मतलब अगर आप बैंक से लोन लिए हुए हैं तो अगर फसल बर्बाद हो गया तो आपको गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देगा, भाई आपका लोन चलो कुछ दिन के लिए टाल दिया गया, नहीं होगा तो कुछ चलो उसको माफ कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब इस कारण से किसान को मतलब रेवेन्यू देना ही होता था। इस कंडीशन में किसान क्या करता था, अपना खेत बेचता था। तो अब प्रॉपर्टी जो है सेलेबल हो गया, मतलब बेचने वाला चीज बन गया वो, है ना। आपको अगर अपने आप को मुक्त करना है कर्ज से तो आप जमीन बेचिए, उससे मुक्ति लीजिए। तो जमीन बेचिएगा, मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन आप क्या हो जाएंगे, बहुत ही आपका डाउनफॉल हो जाएगा इकोनॉमिकली, आप बहुत ही नीचे चले जाएंगे। अब आता है जो जब देखा किसान जो भाई हमें कैश देना ही पड़ता है रेवेन्यू में, तो हम क्यों ना कैश क्रॉप्स करें, क्योंकि कैश क्रॉप्स का उस समय बहुत डिमांड था। कैश क्रॉप्स मतलब जिसको ऐसा क्रॉप जिसको हम उससे बेचने के लिए ग्रो करते हैं, सिर्फ बेचने के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उस समय इंडिगो, कॉटन। इंडिगो जो होता था यूरोप में, वो मतलब इंडिगो जो होता है ना कपड़े को रंगने के, तो इंडिया जब यहाँ दिया फिगर इंडिगो प्लांट्स है, तो भारतीय जब यहाँ पे इंडिगो प्रोडक्शन करने लगे और मतलब वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको खरीदने लगी और उसको यूरोप में जाके बेचती थी। क्यों? कपड़े मिल को, जिसमें कपड़ा को डाइंग रंग कलर किया जाता था। और वहाँ जो यूरोप में जो कलरिंग का काम होता था इससे पहले, वहाँ पे एक ओड होता था, ओड। यहाँ पे इंडिगो था, वहाँ पे ओड, वो भी ब्लू कलर का करता था, लेकिन फीका ब्लू होता था। लेकिन इंडिगो का जो मतलब कलर ब्लू था वो बहुत ही चमक एट्रैक्टिव ब्लू होता था, इसलिए वहाँ की कंपनी जो है सो उसका डिमांड करने लगे। लेकिन वहाँ के तो लोग जो है प्रयास किए जो भाई इस पे बैन किया जाए, बैन करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कंपनी के डिमांड के कारण, इसकी जो क्वालिटी को देखते हुए कंपनी ने इंडिगो की मतलब डिमांड को जारी रखा, जिस कारण से यूरोपियन जो गवर्नमेंट जो भी थी उसने इंडिगो पर पाबंदी हटाया। ठीक है, इस तरह लोग यहाँ पे धीरे धीरे इंडिगो प्रोडक्शन शुरू किया। देखिए डिमांड ऑफ इंडिगो कहता है ना, इंडिगो फेरा इज इंडिगेशन वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल नेचुरल डाई compatible with the fibers like wool, cotton and silk and linen. Unlike other plants, dye indigo dyeing process is simple and needs laser efforts. इससे कलर निकालना बहुत ही आसानी से होता था। It is often compared to ओड जो यूरोप में होता था, ओड नेक्स्ट है ना, ये वहाँ पे हर्ब्स था, ये भी एक झाड़ी था। ओड जो यूरोप में होता था, उसका जो ये मस्टर्ड फैमिली सरसों के मतलब फैमिली से बिलोंग करता था। अब टेम्परेट क्लाइमेट, यूरोप का क्लाइमेट टेम्परेट है, वहाँ पे होता था। ओड हैव बीन यूज्ड टू ब्लू डाई इन यूरोप सिंस अर्ली टाइम, बट दिस डाई वाज अ रिलेटिवली इंफीरियर क्वालिटी देन इंडिगो। लेकिन ओड से जो जैसे इंडिगो हुआ ना भारत में, वहाँ पर ओड होता था, उसका जो कलर होता था इंफीरियर मतलब थोड़ा लो कैटेगरी का होता था, बहुत ही लो कैटेगरी का होता था इंडिगो कंपैरिजन में। तो जब इंडिगो का यूज यूरोपियन मार्केट में शुरू हो गया, यूरोपियन मार्केट ने इंडिगो का डिमांड शुरू कर दिया। The European who were cultivating wood for the many centuries suddenly felt that threatened by the influx of indigo. अब जो यूरोपियन जो खेती करते थे और बेचते थे, उनको डर लगा कि भाई इंडिगो आ जाएगा तो हमारा काम ये हो जाएगा, तो उन लोगों ने गवर्नमेंट से इस पे बैन करने का मांग करने लगा। लेकिन dyeing industry and their countries went to the even ban import of the use of indigo. Gradually the superior quality of indigo led to the removal of the ban. लेकिन इसकी इतनी क्वालिटी अच्छी थी, इतना सुपीरियर क्वालिटी ना, कंपनी जो उसका डिमांड को जारी रखा और बैन को हटाना था। देयर इज एविडेंस ऑफ इट्स इवेंट इंडस वैली, मतलब इंडिगो भारत में बहुत पहले से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज से 5000 6000 7000 वर्ष पुराना था, उस समय भी इसका यूज लोग कर रहे थे। इस तरह लोग यहाँ पे इंडिगो जो है करने लगे। ब्रिटिश एस्टेब्लिश है ना कमर्शियल कल्टीवेशन
प्रोड्यूस इंडिगो इन इंडिया, जिसको हम लोग प्लांटेशन, तो यहाँ पे कहा था प्लांटेशन, याद रखिएगा। ब्रिटिश एस्टैब्लिश कमर्शियल, कमर्शियल मतलब क्या, वही कैश क्रॉप, जिसमें क्रॉप्स उगाते हैं उसको बेचने के लिए। देखिएगा इंडिया है ना, इनिशियल प्लांटेशन भी, प्लांटेशन मतलब होता है ऐसा, मतलब जो बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार का पौधा, जैसे टी प्लांटेशन, मैंगो प्लांटेशन, एप्पल प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, एक बहुत बड़े क्षेत्र में सिर्फ वही पौधा रहेगा, है ना, और वो कई सालों तक उसमें से फसल आप ग्रो कर सकते हैं। उस प्रकार इंडिगो एंड 1788 मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो परचेज बाय द ईस्ट इंडियन कंपनी। और ये जो प्लांटेशन, ये जो इंडिगो की जो खेती होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा धीरे धीरे एक्वायर कर लिया गया। यानी प्लांटर जो हो गया, खेती कर मतलब प्लांटेशन काम कराने वाला मालिक उसका अब ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी हो गया या एक कंपनी हो गया, और उसमें भारतीय लोग जो है मजदूर के रूप में काम करने लगे। जब इंडियन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें भी और भी ज़्यादा देखेंगे। अब यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन, नेम सम कैश क्रॉप्स व्हिच वर फोर्स्ड अपॉन द फार्मर बाय ब्रिटिश, तो रबर, शुगर केन, देखिए यहाँ पे है ना, देखिए कैश क्रॉप है ना, इंडिगो, ओपियम, अफीम, जूट, टी, ये सब। Why did the planters invest in commercial crops, है ना, for the huge profit, अधिक लाभ के लिए। which plant was important source of blue dye, the indigo plants, indigo fera, क्या लिखेंगे, indigo fera या indigo plants। why was indigo preferred over wood, since color of indigo is superior than the wood। Which crops were known as the blue gold, तो इंडिगो इज नोन एज द ब्लू गोल्ड। देखिए यहाँ पे ब्लू गोल्ड, इसको हम लोग ब्लू गोल्ड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है यूरोपियन विजिटर्स इन 16th to 17th century, particularly in the North India, because of its high value as a trading commodity, indigo was often referred to blue gold। ओके, फिर हम लोग कल अब इंडिगो कल्टीवेशन ये पढ़ करके क्या ना रैयत सिस्टम ये सब पढ़ेंगे, और उसके बाद लेसन कल कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू। हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। क्या अमृत राज, अनुराग मिश्रा, सम्राट विराट जी, अनमोल साह जी, आपको टेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है? कोई बात नहीं बेटा, ट्राई कीजिए, ठीक है ना, ट्राई करेंगे। हो सकता है सर्वर का भी प्रॉब्लम होता है, वैसे हम बात कर लेते हैं सब लोगों से क्या होता है, ट्राई करेंगे। आज तक का है, 16 तारीख तक का है, फिर हम दे देंगे टेस्ट, है ना। थोड़ा है आप लोगों को लग रहा है ना अच्छा, ये पहले बताइए, थोड़ा इसमें इंटरेस्ट जगाइए। ओके, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा समय लगेगा लेकिन एडजस्ट थोड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो जितने भी रेवेन्यू सिस्टम है परमानेंट, और उसके बाद रैयतवारी और महलवारी सिस्टम, इसके हम लोग पढ़ लिए थे, उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट सारे पढ़े थे। अब हम लोग आ जाते हैं नींव। जब देखे हम लोग जो रेवेन्यू सिस्टम में जब देखा, जो भाई किसान देखे जो भाई उसको पैसा देना ही पड़ता है, उन्होंने कैश क्रॉप्स की खेती करना शुरू कर दी, जिसमें रबर, शुगर केन, इंडिगो, कॉटन, ओपियम, जूट, इसकी खेती लोग शुरू करना, क्योंकि वो सोचे जब पैसा ही देना है तो क्यों नहीं हम इसको उगा करके पैसे बेच करके पैसा हम टैक्स के रूप में दें। चलिए अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं इंडिगो कल्टीवेशन में, जो इसमें दो प्रकार के इंडिगो कल्टीवेशन दो तरह से होता था, एक नीज सिस्टम था और एक रैयती सिस्टम था। अब नीज सिस्टम क्या था, तो नीज सिस्टम में बताया जाता है जो नीज वाज सिस्टम ऑफ इंडिगो, आप लोग इसे मतलब हाईलाइट कर सकते हैं, जो नीज वाज सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन वेयर इन द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो ऑन लैंड्स दैट दे डायरेक्टली कंट्रोल। मतलब प्लांटर्स मतलब क्या, जो बड़े बड़े स्टेट, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ, वह प्लांटर्स अपने कंट्रोल में, जैसे खेती कोई करता है ना, कोई किसान अपने से खेती की, अपने से क्या मतलब लेबर है, मजदूर है, और अपना उसके मदद से उसको पैसा देता गया, अपना खेत पे गया, काम करवाया सबसे, और अपने अनाज को अपने कुछ होता है, और कुछ खेत को क्या करता है वो दूसरे को दे देता है, तो भाई आप कीजिए, तो उसमें वो नहीं जाता है, उसमें उसका जो फिक्स अनाज होता देता है उसको दे देता है, वही चीज़ था। तो नीज सिस्टम क्या हो गया, जो प्लांटर्स मैक्सिमम यूरोपियन हो गए थे, बड़े बड़े जमीनों की देखा जो भाई वो इंडिगो का बहुत ज़्यादा डिमांड है, पढ़ा दिए थे तब, जो इंडिगो का वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था, अच्छी क्वालिटी का इंडिगो होता था, जो कि मतलब है ना, वहाँ वुड्स होता था, उसमें कॉम्प्लीट इंडिगो जो कलर प्रोड्यूस करता था वो बेटर होता था, वुड WOAD। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं
तो निज सिस्टम में नाम ये निज, निज मतलब अपना, है ना। वो प्लांटर्स खुद उस पर अपना खेती, प्लांट इंडिगो का खेती करवाता था। दे आइदर ओन द लैंड और टुक इट ऑन हायर टू कल्टिवेट इंडिगो विथ हायर पेजेंट्स, या तो उस जमीन का टुकड़ा अपने आप अपने खरीद के रखता था या हायर करता था रेंट पे, या ले लिया जब जिसका किसान कर लिया उसको पैसा देने का, ऐसे करके वो लेता था। खेती को प्लांटर्स करवाता था मजदूरों की मदद से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, तो देखिए प्रॉब्लम विथ नीज कल्टिवेशन कैन बी ग्रुप्ड अंडर 3 हेड्स। पहला लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम, लेबर, इससे कुछ इसमें कुछ समस्या थी। तो 3 प्रकार की समस्या थी। क्या क्या समस्या थी? पहला लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम, और चौथा फार्मिंग एड्स। अब देखिए लैंड रिलेटेड क्या प्रॉब्लम था भाई, तो इसमें देखो इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर हाई फर्टाइल लैंड्स एंड टू मेक देम कमर्शियली वैल्यूएबल इट वाज इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट इट ऑन कॉम्पैक्ट एंड लार्जर लैंड रूम as the area were already densely populated, only scattered small plots could be acquired. This led to attempts to take over land of the farmers by force and became the cause of conflict and tension. बताया जाता है जो मतलब ये जो इंडिगो है वो बहुत ही फर्टाइल लैंड्स में होता है। जैसे अपने लोगों का ये क्षेत्र का है ना एलुवियल सॉइल वाला, उसमें अब एलुवियल सॉइल वाला जहाँ फर्टाइल लैंड है वहाँ ऑलरेडी पहले से डेंसली पॉपुलेटेड है। जमीन का उतना बड़ा बड़ा टुकड़ा है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं भारत में क्या है, जनरेशन टू जनरेशन जमीन का बंटवारा चलता रहता है। तो जमीन के प्लॉट टुकड़े छोटे छोटे थे, अब उनके लिए तो अब प्लांटेशन में क्या होता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा चाहिए, बड़ा लैंड चाहिए। तो जो प्लांटर्स होता था उसको जमीन एक्वायर करने में लोगों के बीच में टेंस क्रिएट हो जाता था। कोई चाहता हम नहीं देंगे, कोई चाहता हम देंगे, तब देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, हम लेंगे, इसमें टेंस हो जाता था, झगड़ा लड़ाई हो जाती, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी। और जमीन के छोटे छोटे टुकड़े पर इंडिगो खेती करना था कॉस्टली हो जाता था। तो कंपनी चाहता था हम लोगों से जमीन एक्वायर करें, हायर करें या खरीदे। लोग चाहता भाई अपना जमीन का टुकड़ा हम क्यों देंगे, तो एक लैंड प्रॉब्लम था ये। मतलब कंपनी चाहता उस कंपनी को, क्योंकि उसको चाहिए एकदम फर्टाइल लैंड, और फर्टाइल लैंड जहाँ था भारत में वहाँ डेंसली पॉपुलेशन था, घर है और जमीन है। अब जगह को एक्वायर करेगा तो बहुत सारे लोगों का घर है, बहुत सारे लोग चाहते हम जमीन नहीं दे भाई, जिसके पास क्यों देगा, ये टेंस होता था। दूसरा प्रॉब्लम था है ना लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या था, तो लेबर, अब देखो ये जिस समय खरीफ क्रॉप धान की खेती जिस समय में होती है, जैसे अभी अब शुरू हो गया धान का खेती, नहीं मई हुई राज्यों के बाकी लोग या कई जगह राज्य में तो मतलब हो भी गया है, लेकिन अपने क्षेत्र से में देखोगे धान की खेती अब शुरू करेगा लोग। वर्षा होगी तो धान का सीड्स करेगा और फिर उसका रिप्लांटिंग फिर 1 महीने के बाद करेगा। तो अब धान में जो क्या होता है, पहले सीड्स करो, फिर उसको उखाड़ो, फिर उसको प्लांटिंग करो, तो लेबर वेस्ट होता है। और इंडिगो में भी लेबर चाहिए। अब लेबर धान में खेती करेगा, इंडिगो में वाले में खेती करेगा, वहाँ पे धान की भी खेती हो रही थी उस किसान, तो किसान चाहता है मैं हमारे पास लेबर आए, इंडिगो प्लांटर चाहता है जो हमारे पास लेबर आए। तब लेबर चला गया धान में, तो धान लेबर का अभाव हो गया, तो लेबर की कमी पड़ जाती थी। क्योंकि याद रखिएगा ये राइस प्रोडक्शन टाइम में होता था, जब धान उगाने का, चावल उगाने का समय होता है, चावल सॉरी नहीं उगाया जाता है, धान उगाया जाता है। तो धान उगाने के समय में इंडिगो उगाया जाता था, दोनों का टाइमिंग एक ही होता था। तो धान में भी लेबर चाहिए, इंडिगो में भी लेबर चाहिए, इस तरह लेबर की कमी होती थी। और तीसरा है फार्मिंग एड्स। फार्मिंग एड्स मतलब होता है इंडिगो कल्टिवेशन ऑन द फास्ट स्टेजेस ऑफ लैंड रिक्वायर मेनी प्लॉ एंड ब्लॉक। पहले तो फार्मिंग एड्स मतलब क्या, हम जो खेती करते हैं तो हल, बैल, लेबर, है ना, उसमें सीड्स, उसमें निकौनी करना, मतलब खरपतवार करना। तो आज पहले ये तो बहुत पुरानी कहानी है, लगभग 100-200 वर्ष पहले की कहानी है। तो उसमें तो हल बैल से खेती होता था। अब हल बैल से खेती होता था तो अब हल बैल खेत को जोतेगा तब ना उसमें खेती होगी। तब हल बैल सीमित संख्या में, अब कोई धान की खेती में जाता है, कोई उधर जाता है, इस तरह है ना फार्मिंग एड्स नहीं हो पाता था। ये सब प्रॉब्लम था। कहता है इंडिगो कल्टिवेशन ऑन द फास्ट, और जमीन तो उसका बड़ा बड़ा टुकड़ा होता था, छोटा छोटा टुकड़ा होता नहीं। एक हल बैल के चले गया, जोत लिए चले गए, उसमें तो मतलब एक एक खेत में 10-10, 15-15, 20-20 हल बैल चाहिए। पहले तो ट्रैक्टर था नहीं,
तो कहता है द रिक्वायरमेंट वाज नियरली डबल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपेयर टू राइस। अगर राइस फील्ड्स में, एक राइस फील्ड्स में जितना हल बैल लगेगा उससे दुगुना राइस मतलब हल बैल लगेगा इंडिगो वाले में। सच लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लाउ वेयर नाइदर अवेलेबल इजीली और नॉर मैनेजेबल एंड मोर टू सीजन फॉर द कल्टिवेशन वाज पैरेलल टू द राइस कल्टिवेशन। कोई किसान देना भी नहीं चाहे, भाई हम अपना खेत नहीं करेंगे आपको दे दें। किसान चाहता उसको दे देंगे तो मेरा खेत सूख जाएगा, पानी, धान की खेती में तो पानी हुआ, वर्षा हो रही है, किसान खेत जोत रहा है और उसमें धान रोप रहा है, नहीं जोतेगा तो कल वर्ष फिर पानी सूख जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह प्रॉब्लम था। अब आइए रैयत सिस्टम, दूसरा रैयती सिस्टम। इसमें क्या होता था, कंपनी जो प्लांटर्स होता था लोगों को जमीन दे देता, जो उसको कहता था भाई इंडिगो कीजिए, जमीन खरीद के दे देता था, सारा इनपुट जमीन है ना, उसमें जो भी सीड्स लगेगा, जो भी उसमें इनपुट लगेगा वो कंपनी देता था, ठीक ना। और कंपनी कहता था 25% मुझे देना है और रेस्ट जो है मुझे ही बेचना है। यानी मतलब जैसे 100 kg हुआ या जो भी हुआ तो मतलब उसमें 25% तो कंपनी का हिस्सा हो गया, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी देगा क्योंकि कंपनी उसे मदद किया है। लेकिन कंपनी क्या करता था, 25% तो अपना ही लेता था, लेकिन कहता नहीं मेरा और होगा, क्यों, तो जो पैसा दिया उसका इंटरेस्ट कौन देगा, उस इंटरेस्ट का भी तो पैसा भर गया। यानी अगर 100 रुपया दिया लोन वो तो कहता था हमको 130 कर दो अनाज, यानी लगभग 30-40% वो ले लेता था। कहने के लिए 25% फिक्स किया था, लेकिन 30, क्योंकि कहता जब जो तुमको मदद किए, वो मदद नहीं किए, तुमको हम लोन दिए। शुरू में कहता हमको मदद कर रहे हैं, बाद में कहता हमको लोन दिए, उसका इंटरेस्ट पे तुम हमको दो। देखिए रैयती सिस्टम, रैयती वाज अदर सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। अंडर द रैयत सिस्टम क्या होता था, प्लांटर्स फोर्स बलपूर्वक जबरदस्ती किसान को टू साइन एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस फ्रॉम प्लांटर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो, बट द लोन टर्म इंसिस्टेड दैट द रैयत कल्टीवेट इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। अब देखिए क्या बताता था, मतलब किसान के साथ रैयती सिस्टम में कंपनी प्लांटर्स एग्रीमेंट करता था, और एग्रीमेंट में होता था जो तुमको हम लोन देंगे कम इंटरेस्ट पे और उससे तुम खेती करो, और जितना तुम्हारे पास खेत है उसका 25% खेती पे तुम इंडिगो की खेती करो, और वो इंडिगो तुम मुझे ही बेचो, है ना, 25% ऑफ द इनकम, है ना। द प्लांटर्स प्रोवाइड द ड्रिल, सीड्स एंड कल्टीवेशन, प्रिपेयर द सॉइल, सोड द सीड्स एंड टू केयर ऑफ क्रॉप्स। द प्लांटर्स फोर्स, है ना, प्लांटर्स क्या करता था, किसान को सीड्स और ड्रिल मतलब खेती का मतलब हल नहीं होता है वो प्रोवाइड करवाता था। कल्टीवेटर्स मिट्टी को तैयार करता था, सीड्स बोता था, एंड टू केयर ऑफ द क्रॉप्स, फसल का रखवाली करता था, ठीक है। द प्लांटर फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन द बेस्ट सॉइल, और ये भी कहता था अच्छे से मिट्टी में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो जमीन है उसमें तुम खेती करो। प्रॉब्लम होती रही सिस्टम, रैयत सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होता था, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, जो उसमें क्या था, अच्छी क्वालिटी का जमीन में करो, जबरदस्ती करवाया जाता था। अब मान लीजिए अच्छा क्वालिटी में लोग जमीन क्या करता है, अच्छा फसल करना चाहता है, जिसमें अच्छा ग्रो धान करेगा ना, जो अच्छा धान ग्रो हो, इससे उसका जीवन यापन चलेगा। इंडिगो करके क्या फायदा होगा, और इंडिगो का साइड इफेक्ट पड़ेंगे बाद में जाके। इंडिगो जिस खेती में अगर लगातार होने लगा उस खेती की फर्टिलिटी कमती गई, यही कारण से इंडिगो रिवोल्ट हुआ, जिसे नील क्रांति या इंडिगो रिवोल्ट बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग बस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ब्लू रिबेलियन और इंडिगो रिवोल्ट। The problem system that while the loan was provided, it could never be paid back by the peasants, and they got in the highest cycle of the loan and debt. मतलब जो लोन देता था वो लोन मतलब किसान कभी नहीं चुकता पड़ता था, इस तरह का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता था, और वो कंपनी जाने किसान जानता था। कंपनी का था तुम्हारे लोन से था कहाँ, मतलब कुछ न कुछ से वो मतलब उसको लोन ट्रैप पे फंसा लेता था, ठीक है। इस तरह से किसान विवश हो जाता था। तो 26 million Indians died in India due to the famine between 1875 to 1900। 1875 से 1900 तक में 26 मिलियन 260 लाख, समझ लो ना, 1 मिलियन 10 लाख यानी 2 करोड़ 60 लाख इस 25 वर्ष में फेमाइन में। मौसम
मौसम, क्योंकि सब कुछ तो मौसम पे डिपेंड था ना। आज की तरह इतना ये नहीं था कि भाई नहीं है तो चलो भाई ट्यूबवेल है। तो अब किसान, वर्षा हुई अच्छी तो अच्छी बात, नहीं हुई तो नहीं। अब लोग तो उतना स्टोर कर नहीं पाता, उतना उपज हो नहीं पाता था। अब देखिए ब्लू रिबेलियन और इंडिगो, द सीरीज ऑफ द सच मेथड्स। अब इस तरह जो एक्सप्लॉइटिंग मेथड था, किसानों को जो इस तरह शोषण जो हो रहा था, है ना, प्लांटर्स के द्वारा, उनको लोन ट्रैप में फंसा कर, उनको जबरदस्ती इंडिगो खेती करा करके अच्छी क्वालिटी वाले जमीन में खेती कराना, ये सब जो चीज़ जो था, तो किसान जो धीरे धीरे इससे मतलब तंग आ गए थे। और अंततः आदमी जब देखता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, तो वो देखता है जब वैसे ही मर रहा है तो चलो मरता है, क्या ना करता है, रिवोल्ट कर बैठा, है ना, रिवोल्ट कर बैठा। तो द सीरीज ऑफ द सच मेथड्स ऑफ एक्सप्लॉइटिंग पुअर फार्मर एंड पीजेंट्स मेड देम अंडरस्टैंड दैट द प्लांटर्स हैड स्लोली ईटन इनटू देयर सिस्टम एंड मेनी फार्मर्स हैड गॉट इनटू डेब्ट ट्रैप्स. Land holding were being lost due to the poor output, and this realization emerged as the basic cause of the resistance toward the farming of indigo. फार्मिंग ऑफ इंडिगो जो हो रहा था, उससे जमीन की जो फर्टिलिटी है धीरे धीरे कम हो रहा था। किसान उसमें अब खेती करता है क्या, दूसरा फसल का तो हो नहीं पाता था, और कंपनी कहता है तुमको अच्छे क्वालिटी में जमीन में खेती करो इंडिगो का। किसान देख रहा है कि इंडिगो खेती कर रहे हैं, फर्टिलिटी कम हो रहा है, ये सब किसान को मजबूर कर दिया। तो इन मार्च 1859 द रिवोल्ट बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड, है ना। किसान धीरे धीरे जो है अब रिफ्यूज करने लगा, कंपनी के ऑर्डर को मानने का, कंपनी के परमिशन को मानने से रिफ्यूज करने लगा। आगे देखिए क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ रैयत इन बंगाल। एक तो थाउजेंड्स ऑफ रैयत, रैयत मतलब जो प्लांटर्स के लिए जो खेती करते थे, है ना, रैयत मतलब पीजेंट किसान, याद रखिएगा, पीजेंट किसान। उस समय किसान को जो खेती करते थे उसको रैयत भी बोला जाता था। तो थाउजेंड्स ऑफ रैयत इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, द रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू प्लांटर एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्री विद देयर क्रूड वेपन्स एंड व्हाटएवर। मतलब कह रहा है जो किसान उसके बाद समझिए एकदम पूरी तरह से आक्रोशित होकर के सड़क पे आ गया। इवन महिला जो भी उसके पास हुआ, है ना, नहीं तो झाड़ू बर्तन, है ना, उसका जो महिला का जो एकदम एक से एक जो मतलब बैलिस्टिक मिसाइल होता है, बेलना, चकला, झाड़ू, है ना, जो उसका महिला को जैसा बैलिस्टिक मिसाइल है ना, जिसको देख करके बड़े से बड़े जो योद्धा जो है ना मैदान छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इवन इवन ज्वाइन द फाइट विद द पॉट्स पैंस। देखिए मैं नहीं कहता हूँ, किताब में लिखा भाई, हमको उतना ज्ञान थोड़े है ना। किचन्स इम्प्लीमेंट, है ना, छलनी करछुल जो मिला वो लेकर महिला सब पे निकल गई, है ना। जहाँ भी प्लांटर्स का घर मिला, फैक्ट्री मिला, जो भी मिला उसको लूटा, उसको तंग किया, उसको मारा। इवन जो भी उसके सपोर्ट्स में आया, चाहे वो इंडियन ही हो, जमींदार हो, सबको उसने किया लोगों ने। अंत में कंपनी जो है फोर्स बुला ली, आर्मी बुला ली, और आर्मी जब आया तो इस रिवोल्ट्स को क्रश करने का काम किया, दबाने का काम किया। बहुत सारे किसानों को पकड़ लिया, मारा, पीटा, बहुत सारे मतलब इस तरह का, है ना। देखिए यहाँ पे फोर्स देम टू प्लांटर्स बट देयर एम्प्लॉइज द गोमस्ट, एम्प्लॉय मतलब कहता है ना, द रेसिस्टेंस वाज मेड बाय द फोर्स फ्रॉम द प्लांटर्स, फोर्स फ्रॉम द प्लांटर्स बट द एम्प्लॉय द गोमस्ट वेर बीटेन अप। गोमस्ट मतलब प्लांटर्स की जो एम्प्लॉय थे, याद रखिएगा, गोमस्ट, है ना, वन हु एम्प्लॉय ऑफ द प्लांटर्स। प्लांटर के यहाँ जो काम करने वाले लोग थे, फैक्ट्री में इंडिगो बनाने का काम करते थे, कितना सामान आया, कितना सामान गया, ये सब का रिकॉर्ड रखने का काम। कोई भी छोटा मोटा काम होता उसको, है ना, जो भी एम्प्लॉय तो उसको मतलब लोग जो है उसको पीटने लगे। वे आर बीटेन अप, द रैयत शो दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू शो इंडिगो नॉर द बिल्ड बाय द प्लांटर्स। लाठियाल्स, लाठियाल्स, प्लांटर लाठियाल रखता था, लठई जिसको नहीं बोलता है, लठई था जी, वो प्लांटर रखता था लोगों से, मतलब ये हो जो डर से मारे लोग उसके अनुसार काम करें। लेकिन लोग जो देख पाए कि वैसे ही हम भूखे मर जाएंगे तो क्यों नहीं, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, आओ हम सब मिलकर के इस गम को मार डालें। तो प्लांटर गम था जो सबको मार रहा था, तो लोग सोचा कि नहीं, यही होता है यूनिटी, है ना, सबने ये किया, ठीक है। ओके, फिर आगे हम लोग देखेंगे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। It was only 1859 Indigo Rangers felt that they had the supports of the local zamindar and village headmen in their rebellion against the planters. अब इसमें क्या था, जो कुछ जमींदार, कुछ विलेज हेडमैन याद आया, महलवारी सिस्टम में टैक्स वसूलने का विलेज हेडमैन करता था।
परमानेंट सेटलमेंट में टैक्स वसूलने का काम जमींदार करता था। ये लोग भी जो कि बहुत सारे जमींदार की तो मतलब टैक्स नहीं देने के कारण जमींदारी छीन जाती थी, बहुत सारे हेडमैन की जो है ना टैक्स नहीं देने के कारण उसको हटा देता था। वो लोग भी कुछ आक्रोशित थे। तो जब देखा जो ये लोग ये रिवोल्ट कर रहे हैं तो वो लोग भी सब मतलब सब नहीं लेकिन बहुत कुछ लोग जो है सब प्लांटर्स के मतलब सॉरी रैयत का किसानों को जो इंडिगो रिवोल्ट कर रहे थे प्लांटर्स के खिलाफ अगेंस्ट द प्लांटर्स। तो इन मेनी विलेज हिटमैन हु हैड बीन फोर्स्ड to sign indigo contract, mobilized the indigo peasant and fought peace battle of the last years. In other places, even zamindars went around village urging the raiyat to resist the planters. तो जमींदार भी जाते थे गाँव तो कहते थे नहीं आप लोग विरोध कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। मतलब अब उनका साथ कुछ मतलब विलेज हेडमैन भी देने लगे, कुछ जमींदार भी देने लगे, कुछ सब नहीं दे रहे थे। अब आगे आते हैं है ना बंगाली मिडिल क्लास एंड एजुकेटेड सपोर्ट द पीजेंट्स। ये सब पूछेगा हु सपोर्ट, ये सब सपोर्ट करने वाले थे उसका। तो प्ले रिटेन दीनबंधु मित्रा के द्वारा एक नाटक लिखा गया नील दर्पण, जिसमें दिखाया गया तो कैसे जो है जो प्लांटर्स यानी ब्रिटिश यूरोपियन जो है तो कैसे मतलब पीजेंट के साथ किस तरह ट्रीट करते, कैसे उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। उन्होंने नाटक बनाया, नाटक लिखा और इस नाटक को पढ़ करके लोग जो है सो और भी मतलब प्लांटर्स के विरुद्ध यूनाइट हुए। द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में। ये जो इंडिगो रिवोल्ट है सबसे पहले मतलब इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में नादिया डिस्ट्रिक्ट है ना, वेयर दिगंबर विश्वास एंड विष्णुचरण विश्वास ये दोनों आदमी ने जो है ना नादिया डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो रिवोल्ट का नेतृत्व किया, लीडरशिप किया। फर्स्ट टुक अप द आर्म्स अगेंस्ट द प्लांटर्स, आर्म्स हथियार उठाए प्लांटर्स के विरुद्ध, कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बंगाल के थे जिसमें दिया मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, बर्धमान, पबना है ना, खुलना, नरेल, ये सब जिलों में जो है सो आपका ये रिवोल्ट शुरू हो गया। तो रिवोल्ट हुआ नर्वसली सबने, लेकिन रिवोल्ट को बहुत ही क्रूरता से दबा दिया गया। जब कंपनी देखा कि लोग बहुत ही आक्रोशित है तो वो फोर्स की मदद लिया और सेना को उतारा और जो है उसको दबाने का। लार्ज फोर्सेज ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री बैक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जमींदार मर्सिलेसली स्लॉटर। तो स्लॉटर मतलब क्या? लोगों का मतलब नरसंहार करना, स्लॉटर है ना, कसाई खाना, जो कसाई की तरह लोगों को मार दिया है ना। ए नंबर ऑफ पीजेंट्स इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी लोग देखिए इन स्पाइट ऑफ दिस रिवोल्ट वाज फेयरली पॉपुलर, लेकिन रिवोल्ट बहुत ही पॉपुलर हुआ, इन्वॉल्विंग ऑलमोस्ट द होल बंगाल। द विश्वास ब्रदर एंड नादिया, केदार मौला पबना रफीक, कुछ जो है जैसे विश्वास ब्रदर नादिया में थे, कदीर मौला ऑफ द पबना, रफीक मंडल ऑफ द मालदा, वी आर द पॉपुलर लीडर्स। राम रतन मल्लिक ऑफ द नारेल वाज वन ऑफ द जमींदार, ये जमींदार थे। जमींदार यानी कि जो ब्रिटिश के सपोर्टर थे उसके लिए टैक्स वसूलने काम करते, लेकिन वो भी उनको ये कर रहे थे। अब कहता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट का क्या रिजल्ट हुआ? रिवोल्ट का हुआ जो देखते हैं हिस्टोरियन लाइक जोगेश चंद्र बगल एंड द आरसी मजूमदार डिस्क्राइब द रिवोल्ट वाज अ नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन, मतलब अहिंसात्मक रिवॉल्यूशन था, एंड पैसिव रेसिस्टेंस व्हिच दे से लेटर सक्सेसफुली अडॉप्टेड बाय महात्मा गांधी। रिवोल्ट मतलब उन्होंने बताया कि नॉन वायलेंस, इस प्रकार का लोगों के द्वारा ही नहीं किया, लोग जो है बस उनको डराते थे, उनके फैक्ट्री को ये जो मतलब वो ये काम हमसे बंद करवाए। लेकिन इस रिवोल्ट का सबसे अच्छा रिजल्ट मिला जो क्वीन एलिजाबेथ, जो उस समय ब्रिटिश की महारानी थी, वह जो है सो अब बंगाल में किसान को, रैयत को ये परमिशन दे दिया कि आप अपना, आपका खेत है, आपका जब मतलब जैसी आपकी मर्जी वैसा फसल उगाइए। ये वहाँ से ब्रिटेन से, महारानी से ये परमिशन आ गया। जब उनको एक पास से मैसेज गया तो उन्होंने दिया कि नहीं, जिस जिला में रिवोल्ट हुआ बोला जो नहीं, इंडिगो कल्टीवेशन आप वहाँ से बंद कर रहे। दूसरी बात क्या है, इस बीच में यूरोपियन में क्या हो गया, दूसरे भी कलर प्रकार के जो है आजकल जो आर्टिफिशियल कलर सब बनता है ना, पेंट सब, उस तरह के भी कलर आ गए थे, तो इंडिगो का डिमांड भी कम हो गया था, ठीक है ना। ये सब कारण से बंगाल में इस तरह जो है सो इंडिगो रिवोल्ट के कारण वहाँ पे मिल की खेती जो किसानों से जबरदस्ती करवाता था वो बंद हुआ। किसके परमिशन से? क्वीन एलिजाबेथ के परमिशन से।
उसके बाद से प्लांटर जो है बिहार में शिफ्ट किए, बिहार में दरभंगा, चंपारण इस सब साइड में शिफ्ट किए। लेकिन आप लोगों को याद होगा 1917 में जब महात्मा गांधी 1950 में भारत आए अफ्रीका से, है ना, वहाँ पे बैरिस्टिक करने गए थे, मतलब वकालत किसी पार्टी के मतलब ट्रेडर के केस लड़ने के लिए गए थे। वहाँ से जब वापस आए और भारत जब घूमे तब देखिए वहाँ पे सबसे पहले बिहार में चंपारण में गए, जहाँ पे उन्होंने नील क्रांति, वहाँ भी उन्होंने इंडिगो रिवॉल्यूशन चलाया और वहाँ भी लोगों का यही था, है ना, जो नहीं भाई हम लोग खेती इसका नहीं कर। सबसे बड़ा इसका डिमेरिट्स क्या था इंडिगो खेती का, इसकी खेत की फर्टिलिटी को बहुत ही अब्जॉर्व करता था और जिस खेत में अगर एक दो बार हो गया उस खेत की फर्टिलिटी को लौटने में कई वर्ष लग जाते थे। तो इस सब कारण से लोग इंडिगो खेती नहीं करना चाहते थे। तो फिर महात्मा गांधी के प्रयास से बिहार में भी जो है इंडिगो मूवमेंट से लोगों को जो ये मुक्ति मिली कि नहीं भाई आप इंडिगो खेती नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका चैप्टर्स है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड्स है। प्लांटेशन, तो ए लार्ज फार्म ऑपरेटेड, फार्म मतलब खेत, ऑपरेटेड बाय अ प्लांटिंग एम्प्लॉइंग नंबर ऑफ पीपल टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स। रैयत, पीजेंट, है ना, महाली, विलेज ऑनर, दीवानी, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, जमींदार, बिग लैंड ओनर्स, ठीक है, और इंडिगो। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है, देख रहे हैं, हाईलाइटेड जो है आपका आंसर है फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ है ये राइस, इंडिगो कल्टीवेशन सीजन कौन सा है, राइस, ये इसका हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अगर कहीं से कोई आपको लगे कि गलत है तो आप लोग इसको मैसेज के रूप में लिख सकते हैं, सर यहाँ पे गलत है, हम उसको देखेंगे और उसको सही करने का प्रयास करेंगे, है। फिर यहाँ देखिए हाईलाइटेड, ये हाईलाइटेड, ये हाईलाइटेड। बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनोगे, ध्यान से, धीरे धीरे, बड़ा वीडियो रहता है, एक ही बार में नहीं देखना है, धीरे धीरे देखना है। अब देखिए मैचिंग है यहाँ पे, है ना, परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस यहाँ पे कॉर्नवालिस होगा, है ना, कॉर्नवालिस यहाँ पे ये टॉपिक, है ना, रैयत वाली, थॉमस मुनरो, दीवानी, लॉर्ड क्लाइव, पीजेंट, रैयत, और महलवाली, होल्ट मैकेंजी। फिलिंग द ब्लैंक्स है, एग्रेरियन, जमींदार, हेडमैन, कैश, टेम्परेट। फिर फर्स्ट फॉल्स है, ट्रू है, सेकंड, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ फिफ्थ ट्रू है, सिक्स फॉल्स है, सेवन ट्रू है, एट ट्रू है, नाइन ट्रू है, 10 ट्रू है ना। यहाँ देखिए वाई डिड कंपनी नीड मनी, कंपनी को, है ना, पैसे की क्यों जरूरत थी। देखिए इसका फर्स्ट आप लोग फर्स्ट पेज में देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी नीड मनी टू मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, फोर्स एंड ऑफिसेज इन द वेरियस एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है जो व्हाट डज दीवानी मीन्स, दीवानी का क्या मतलब होता है। देखिए दीवानी इम्प्लाई दैट द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल। ठीक है, चलिए दीवानी हो गया, ये दीवान नहीं कहता, दीवान जी जो पैसे का, जिसको हम लोग आजकल फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस, 1793। और अगर लिखना चाहते हैं तो बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस भी लिख सकते हैं इसमें, अगर लिखना चाहें तो। हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ द दीवानी राइट बेनिफिट द कंपनी, कंपनी को जब दीवानी राइट मिला उससे उसको क्या बेनिफिट्स मिला। देखिए यहाँ पे ई का फोर्थ है, कंपनी को जब दीवानी राइट मिला तो कंपनी वाज एश्योर्ड ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन, इसको बेनिफिट मिला। ठीक है, इस तरह। फिर 5 नेम द स्टेट्स इन विच रैयतवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, तो रैयतवारी, है ना, सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था किसमें हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और ये किसके द्वारा किया गया था, है ना, हु इंट्रोड्यूस बाय सिस्टम, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले। तो देखिए रैयतवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय इन बॉम्बे, मद्रास एंड प्रेसिडेंसी। इट वाज स्टार्टेड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ठीक है ना, अब बाद में ये सर थॉमस मुनरो के द्वारा एक्सटेंड किया गया। उसके बाद 6 है हाउ डी रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ कंपनी अफेक्ट द पीजेंट, है ना, रेवेन्यू पॉलिसी पीजेंट को कैसे अफेक्ट किया, तो बहुत ही मतलब बैडली एडवर्सली अफेक्ट किया, है ना, समझे कि नहीं। पीजेंट को देखिए यहाँ पे लैंड बिकेम अ सेलेबल कमोडिटी एज द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द रेवेन्यू ऑफिशियल फोर्स द पीजेंट टू सेल देयर लैंड टू पे ऑफ द रेवेन्यू, मतलब बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट किया। ये ई का 6 है, पेज नंबर 23 में देख रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है
इसको आप लोग अंडरलाइन करके ठीक से आराम से देखिएगा, कहीं पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, जहाँ पे कंफ्यूजन हो छोड़ दीजिएगा, कॉन्टेक्ट करके लिखिएगा, है ना। व्हाई डिड द क्लॉथ डायर प्रिफर इंडिगो, क्यों, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सिंस इंडिगो प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर, ठीक है, बस ज़्यादा मत लिखना है। हाउ डिड इंडिगो कल्टिवेशन अफेक्ट द सॉइल, देखिए द इंडिगो कल्टिवेशन अफेक्टेड ईडी लगा देंगे द सॉइल एज इट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना। व्हाई डिड इंडिगो कल्टिवेटर्स रिवोल्ट अगेंस्ट द प्लांटर्स सिंस दे एक्सप्लॉइट देम, क्यों किया, तो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एक्सप्लॉइटेड थे, ठीक है। नेम सम एरियाज वेयर द ब्लू रिबेलियन टुक प्लेस, तो वही नादिया, वर्तमान, वीरभूमि, खुलना, पबना, ये सब, है ना। पबना सब तो होगा ना, अगल बगल पबना नहीं गए, पबना ही नहीं सुन, तो पबना याद रहेगा, है ना। खुलना तो नाम नहीं याद है, खुलना। चलिए अब यहाँ पे है ये तो हो गया। अब यहाँ पे है हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, द लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट डाउन इट्स फीचर। अब देखिएगा ध्यान से, मैं टिक नहीं क्या हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। वैसे यहाँ पे है फीचर्स है, देख तो F1 का फीचर्स है तो बहुत सारा फीचर्स, आप जो भी जैसे छोटा छोटा फीचर कोई 2 3 1 2 3 1 2 3 4, पेज नंबर 24 में, पेज नंबर 24 में ये F1 यहाँ से में से कोई 2-3 पॉइंट आप लिख दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलिए आगे है यहाँ पे हाउ वाज परमानेंट सेटलमेंट डिफरेंट फ्रॉम द महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और परमानेंट सिस्टम में क्या था, तो देखिए महलवारी सिस्टम में परमानेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस था, तो ध्यान से सुनोगे, क्या लिखोगे, परमानेंट सिस्टम में क्या था, फिक्स था, उनको टैक्स फिक्स किया गया था, परमानेंट था, ठीक है। इन लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन F2 का है, समझे। जो इन परमानेंट सेटलमेंट टैक्स वाज फिक्स, इट वाज कलेक्टेड बाय द जमींदार, बट इन महलवारी सिस्टम टैक्स जो रिवाइज, इसका जो रिवाइज होता था टाइम टू टाइम, टैक्स वाज रिवाइज टाइम टू टाइम, इट वाज कलेक्टेड बाय विलेज हेड, इट वाज कलेक्टेड बाय विलेज हेड, याद रहेगा, लिख लोगे, सुने क्या लिखोगे, इन परमानेंट सेटलमेंट टैक्स वाज कलेक्टेड बाय जमींदार एंड इन दिस सिस्टम टैक्स वाज फिक्स्ड, ओके, बट इन महलवारी सिस्टम टैक्स वाज कलेक्टेड बाय विलेज हेडमैन एंड इट इज रिवाइज्ड टाइम टू टाइम, या टाइम टू टाइम रिवाइज होता था। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ था, बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था, है ना। तो क्या लिखोगे, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, जबकि महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, पंजाब हो गया, मध्य सेंट्रल इंडिया हो गया, इस सब, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिख देंगे। परमानेंट सेटलमेंट वाज एडवांटेज फॉर द कंपनी बट अफेक्टेड प्रेजेंट एडवर्सली एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे F का 4 एडवांटेज था कंपनी का, F का 4 एडवांटेज फॉर द कंपनी, इसमें 3 पॉइंट दिया है, इसमें से कोई 2 पॉइंट लिख देंगे, और अफेक्ट द प्रेजेंट को अफेक्ट किया, इसमें से 1 2 3 4 5 6, पेज नंबर 24 में, है ना, राइट साइड में, ये देखिए F का 3, ये F का 3 है, सुने हो ना, F का 3 एडवांटेज ऑफ द कंपनी, इसमें से कोई 2 पॉइंट लिख देंगे, और इसमें से कोई 2 पॉइंट लिख देंगे, हो गया 4 पॉइंट, कोई दिक्कत, F का 3। चलिए अब नीच सिस्टम ऑफ इनको कल्टिवेशन वाज फुल ऑफ प्रॉब्लम, नीच सिस्टम तो बताए थे 3 प्रॉब्लम था, लैंड प्रॉब्लम था, लेबर प्रॉब्लम था, और क्या था, मतलब फार्मिंग एक प्रॉब्लम था, है ना। ये देखिए यहाँ पे आज ही ना पढ़ाया है, अभी तुरंत पढ़ाया है, देखिए, है ना। नीच सिस्टम में लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम, लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम, फार्मिंग एक प्रॉब्लम, इसमें से 2-3 लाइन जो होगा, दो सेंटेंस यहाँ से, 2 सेंटेंस यहाँ से, कम से कम जो अंडरलाइन है, देखिए लेबर रिलेटेड में लिख देंगे, लेबर वाज रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम ऑफ द ईयर व्हेन दे वर बिजी विथ राइस कल्टिवेशन। लैंड रिलेटेड में लिखेंगे इंडिको वाज रिक्वायर्ड हाईली फर्टाइल लैंड एंड सो मेक देम द कमर्शियली वैल्यूएबल वाच, तो ठीक है ना, ये लिख देंगे। उसके बाद फार्मिंग में लिख देंगे जो सीजन फॉर द कल्टिवेशन वाज पैरेलल टू द राइस कल्टिवेशन, ये हो गया, तो ये हो गया आपका 3। 4 F का 4 हाउ वाज इंडिको कल्टिवेट अंडर द रैयत सिस्टम, रैयत सिस्टम में देखिए, रैयत सिस्टम यहाँ पे कैसे कल्टिवेट हो रहा था, देखिए रैयत वाज द अदर सिस्टम ऑफ इंडिको कल्टिवेशन, अंडर द रैयत सिस्टम प्लांटर्स
force the Rayyat to sign an agreement or the contract. Those who signed the contract got cash advantage from the planters at low rates of interest to produce indigo. But the loan term insisted that the Rayyat cultivate indigo on at least 25% of the area under the holding. ठीक है, ये हो गया आपका F का 5. अब है लास्ट, व्हाई डिड द इंडिगो कल्टिवेटर्स स्टार्ट ब्लू रिबेलियन. क्यों उन्होंने ब्लू रिबेलियन यानी नील क्रांति क्यों शुरू किया? तो द ब्लू रिबेलियन और द इंडिगो रिवोल्ट, तो उसमें है देखो द सीरीज ऑफ, का पहला लिखोगे, सुनो ध्यान से, F का 6 का पहला पॉइंट लिखोगे, द सीरीज ऑफ सच मेथड्स exploiting the poor farmers and peasants made them understand that the planters had slowly eaten into their system and many farmers have got into the debt trap. ठीक है, दूसरा लिखोगे यहाँ पे, फिर लैंड होल्डिंग वेयर बीइंग लॉस्ट ड्यू टू द पुअर आउटपुट्स एंड दिस रियलाइजेशन एमर्ज एज अ बेसिक कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस टुवर्ड द फार्मिंग. ये पहला पैराग्राफ आप लोग F का 6 पहला पैराग्राफ पेज नंबर 27 का जो राइट साइड का जो टॉपिक है ब्लू रिबेलियन ऑन द इंडिगो रिवोल्ट्स, इसका फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से 10 से लेकर के इंडिगो तक देख रहे हो ना, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके, थैंक यू. अब आप लोग का ये लेसन कंप्लीट होगा, आराम से क्वेश्चन आंसर करोगे. ये नहीं, कोई जरूरी नहीं है मैं आपको गोल्ड मेडल नहीं दूंगा, जब अब लिख लीजिए तुरंत कर देंगे, नहीं, आराम से लिखो, जहाँ दिक्कत हो, है ना. थोड़ा पहले वीडियो भी सुनोगे, थोड़ा किताब भी पढ़ लोगे, थोड़ा एक बार रीडिंग थोड़ा कर ही लेना चाहिए. ठीक है, हो जाएगा ना, ओके.